नमस्कार दोस्तों, मैं संयम अग्रवाल स्वागत करता हूं अपने ही चैनल पर जिसका नाम है लेट्स राइज। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे जल्दी सबसे फास्ट लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चीज़ का फायदा उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बच्चों आपको पता ही होगा, आपका जो CDS का एग्जाम शेड्यूल्ड है 8 नवंबर को, FCAT आने वाला है, असिस्टेंट कमांडेंट दिसंबर में आने वाला है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। सर इनिशिएटिव ये है कि मैं आपको डेली बेसिस पे कराऊंगा MCQ प्रैक्टिस। क्यों कराओगे सर MCQ प्रैक्टिस? बेटा ध्यान से सुनो, MCQ प्रैक्टिस इसलिए करेंगे क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है लेकिन MCQ की प्रैक्टिस अपनी जगह है। एट लास्ट पेपर में आपको क्या सॉल्व करना है? सर एट लास्ट पेपर में मुझे MCQ सॉल्व करना है। सर MCQ से ही निकलेगा मेरा पेपर। और अगर आपको MCQ प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छी कमांड होगी या ज़्यादा अच्छी होल्ड होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक चमक रहेगी तुम्हारे चेहरे पे कि हाँ भाई देखो मैं पेपर में जा रहा हूँ। चाहे NDA की बात करूँ, चाहे CDS की बात करूँ, चाहे FCAT की बात करूँ, एट लास्ट हर जगह आएंगे क्या? MCQ आएंगे। तो मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि मैं आपको करंट अफेयर के MCQ से स्टार्ट करूंगा। आपको पता ही होगा कि आज के पेपर में करंट अफेयर की वैल्यू क्या है, ठीक है? इतना ही नहीं, सिर्फ ये आपको पेपर में हेल्प नहीं करने वाले, मैं आपको लिख के देता हूं, ये आपको फॉर SSB में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर इतने सारे इश्यूज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको बना के दूंगा कि आप खुद भी फील करेंगे कि यार क्या बात है, मजा आ गया। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज संयम अग्रवाल। आई क्लियर CDS एंड FCAT मैनी टाइम्स। मैंने CDS एंड FCAT को क्लियर करा है और मैं SSB भी गया हूँ, ठीक है? मैं एक एक्सपीरियंस GS फैकल्टी हूँ एंड आई टॉट GS इन मैनी वेल नोन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ देहरादून से। देहरादून इज द स्टेट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, राइट? तो बिना टाइम को वेस्ट करे, बिना समय गवाए, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन शक्ति। मिशन शक्ति आपको पता ही होगा कितनी बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए, सुना होगा आप सबने। तो चलिए स्टेटमेंट क्या कहता है ये देखेंगे। इट इज इंडिया फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। सर पहली बात तो ये बताओ कि आइलैंड कहाँ है? बेटा आइलैंड वैसे तो उड़ीसा में है, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा, घबराओ मत, बस देखते रहो। क्या है, क्या रहा है कि सर भारत का ये पहला एंटी सैटेलाइट टेस्ट है। नाउ सर व्हाट इज एंटी सैटेलाइट टेस्ट, मैं आपको समझाता हूं, देखो आगे। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इट वाज एन इंडिजिनस एफर्ट डेवलप्ड बाय DRDO। सर जो मिसाइल का कंसेप्ट है, जो मिसाइल बनाई है, ये किसने बनाई है? DRDO ने बनाई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, ये दोनों ही सही है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज ASAT एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहां है और इसके बारे में और इसकी आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको अब देता हूं। देखो अब यहां से आपका शुरू होता है इन्फॉर्मेशन का सिलसिला। वो तो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर ली। देखो भाई, सपोज करो कि ये मेरी अर्थ है, सपोज करो कि ये मेरी अर्थ है, राइट? ये मैंने क्या बना दी? अपनी अर्थ बना दी। आपको पता तो हो गई कि अर्थ के ऊपर बहुत सारी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है ना? बिल्कुल सही बात है, तो पता ही होगा, करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि एक नाम, अब ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूं कि ये है आपकी LEO। क्या बोला मैं? LEO। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LEO? बेटा LEO की फुल फॉर्म है लोअर अर्थ ऑर्बिट। क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट। इस लोअर अर्थ ऑर्बिट पे मैं कह रहा हूं कि एक सैटेलाइट जो है ये घूम रही है, एक सैटेलाइट जो है घूम रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सिक्योरिटी को हैम्पर कर रही है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। हम इंडिया में ये हमने अपना प्यारा भारत बना दिया। हमने यहाँ से क्या करा? हमने यहाँ से एक मिसाइल भेजी और जिस मिसाइल ने इस सैटेलाइट को करके क्या कर दिया? भड़ूम कर दिया, उड़ा दिया। इसको ही देसी भाषा में तुमने बोल दिया ASAT, एंटी सैटेलाइट टेस्ट या एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, जिसका नाम था मिशन शक्ति। तो अब आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज ASAT। अच्छा, ये LEO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर LEO इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया गया है, ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है ये देखिए जरा सभी बच्चे। लोअर अर्थ ऑर्बिट एक एल्टीट्यूड है अर्थ से ऊपर बिटवीन 200 से 2000 किलोमीटर। जब आप पृथ्वी से 200 से 2000 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो इस ऑर्बिट को आप कहते हैं LEO। क्या कहते हैं बेटा? LEO। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखना, आपसे पूछा जा सकता है। सर अगर मैं बात करूं, ये जॉइंट एफर्ट है। वैसे तो इंडिजिनस का वैसे तो मतलब होता है स्वदेशी, यानी कि जो हमने बनाया, लेकिन जॉइंट एफर्ट है। क्यों? क्योंकि सर आपको स्पेस भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको मिसाइल सिस्टम भी दिख रहा है। तो ये बेटा ये जॉइंट एफर्ट है इसरो का एंड DRDO का। ये दूसरा स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना सभी बच्चे। इसरो का और DRDO का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, बता रहा हूं, लिख लो। इसरो बना है 1969 में। मैं अभी धीरे धीरे करके सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है? इसके साथ क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है? सर इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया 4th कंट्री बन गया है, 4th नंबर पे आ चुका है इन दी टर्म्स ऑफ ASAT। अगर मैं ASAT की बात करूं तो इंडिया 4थे स्थान
ग्रांट कर चुका है। सर अगर चौथा स्थान ग्रांट करा है तो इससे पहले और भी 3 होंगे, तो मैं बिल्कुल सही बात है, मैं आपको तीनों बताऊंगा। आप क्यों घबरा रहे हो? कॉपी पेन लेके बैठो भाई, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हाँ मैं पेपर देने जा रहा हूं, मम्मी तिलक कर दो पेपर देने जा रहा हूं, चल दिए एकदम तलवार उठा के मैं ही हूं। अरे भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी तो होगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलो, पहला सबसे पहला कंडक्ट करता है यूएस से। यूएस से कंडक्ट करता है बेटा इसको 1959 में। कब करता है? 1959 में। दूसरा करता है रशिया, यूएसएसआर, आपने सुना होगा। कब करता है सर? 1963 में करता है। कब करता है बेटा? 1963 में करता है। तीसरा करता है चाइना, आजकल तुम्हें पता ही है चाइना के साथ क्या क्या चल रहा है। ये कब करता है सर? ये करता है 2007 में। और चौथे नंबर पे तुम्हारा प्यारा देश, प्यारा भारत, ये कब करता है सर? ये करता है 2019 में। और सक्सेसफुल टेस्ट ये था, क्या था ये बेटा? सक्सेसफुल टेस्ट था। 2019 में जो इंडिया ने एसेट का टेस्ट किया है, इसका नाम क्या रखा है बताओ? अभी तो बताया मैंने आपको, क्या रखा है? मिशन शक्ति रखा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? देखो, मेरा कंटेंट हमेशा ऐसा रहेगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि किसी ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने घर में। अवेयर करो लोगों को यार, ज्ञान तो कहीं से भी बटोर लो, ज्ञान वेस्ट नहीं होता। अवेयर करो लोगों को, समझ रहे हो? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और क्या आप चाहते हैं मेरे से मैं कि आपको कैसे तरीके से पढ़ाऊं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा फ्लेक्सिबल आदमी हूं, मैं आराम से तुम्हें पढ़ा भी लूंगा, मैं आराम से तुम्हें एसएसबी तक भी पहुंचा दूंगा। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें, कॉपी पेन साथ लेके बैठें और तैयारी करते रहें। ये मेरा वादा है कि मैं डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। चलो बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे, ये आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दी। द थर्ड स्टेट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड कहाँ है? उड़ीसा में है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी मैप में, देख लो सर हाथ के हाथ। ये आपको क्या उड़ीसा दिख रहा है? उड़ीसा एक राज्य है हमारे इंडिया में, बिल्कुल है। अब इस उड़ीसा का ये कोना देखो, इस कोने का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे व्हीलर आइलैंड लिखा है। बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड को ही बोलते हैं व्हीलर आइलैंड। ये लो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इसका दूसरा नाम व्हीलर आइलैंड भी है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो अगर कोई तुमसे पूछे पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन गया एनडीए में या एफकैट में कि व्हीलर आइलैंड कहाँ है, कौन से स्टेट में, तो आपको पता है कि कहाँ है? उड़ीसा में। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन के अंदर से मैं आपको कितने सारे क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठो और सुनो क्वेश्चन। बेटा अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, देखते रहो कहाँ जाओगे। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा नेक्स्ट कि बताओ उड़ीसा राज्य जो है इससे कौन कौन सा स्टेट, इससे कौन कौन सा राज्य अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है? तो पहला देखो, वेस्ट बंगाल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, झारखंड कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, आंध्र प्रदेश कर रहा है। लेकिन आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है कि क्या तेलंगाना उड़ीसा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है या नहीं करता है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बिल्कुल याद से बताना। मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपने पेपर में, खासकर यूपीएससी के पेपर में तो देखे ही होंगे। जो बच्चा सीडीएस, एफकैट या असिस्टेंट कमांडेंट देता है, उससे पूछो जरा, उसकी भावनाएं तो जानो, क्यों इतना फोबिया है जीएस से? अरे बेटा जीएस से फोबिया इतना है क्योंकि जो पढ़ना है वो तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने का होता है ना, जो नहीं पढ़ने का होता है, कई बार हम वो भी पढ़ लेते हैं। इररिलेवेंट चीज जिसको हम कहते हैं। आपको पढ़ना तो वही है जो रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन उससे क्वेश्चन कितने तरीके से फ्रेम हो सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए। क्या दिक्कत है फिर? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं तो ये तो अच्छा है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लिख लो कहीं पे, क्या दिक्कत हो जाएगा? 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर। अब ये हुआ आपका मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी दे दी, ठीक है। फिर किसी दिन मैं आपको एक छोटा सा अलग से वीडियो बना के पूरा मिशन शक्ति समझा दूंगा, ठीक है, विद डायग्राम्स एंड ऑल, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ताकि एसएसबी में आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और इंडिया का डेवलपमेंट के रूप में उसको बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप उसको यूज कर पाएंगे, बट अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं तो मैं उसी में ही सीमित रहूंगा। चलिए फिर ये देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है किस जगह पड़ता है, इस कोने पड़ता है, इसी आइलैंड का नाम है व्हीलर आइलैंड, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑरिजिन ऑर्गेनाइजेशन हैज कन्फर्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सर अब ये क्या है? पहले तो ये सुन लो किसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है इसरो। इसरो इंडियन ऑरिजिन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। सर इंदिरा गांधी पीस प्राइज स्टार्ट हुआ था 1986 में, 1986 से ये जो प्राइज है ये देते हुए आ रहे हैं। अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख लो। पहली बात तो ये अवार्ड इस टाइप का है, देख लीजिएगा, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है? 1987 में, ध्यान सुनो, 1987 में जिस बंदे को, जिस व्यक्ति को ये अवार्ड मिला, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है, उस भाई का नाम है
माइखेल गॉर्बेचेव, माइखेल गॉर्बेचेव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एफकैट में, ऐसे फैक्चुअल डेटा फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। 1991 में राजीव गांधी को मिला, 1991 में राजीव गांधी को मिला। राजीव गांधी पहले इंडियन जिनको ये प्राइज़ दिया गया, इससे पहले कोई भी इंडियन हमें देखने को नहीं मिला। याद रखना 1991 में किसको मिला है, राजीव गांधी को मिला है। फिर सर इसरो बता रहे हो, तो सर इसरो को कब मिला है बेटा, इसरो को मिला है 2014 में, इसरो को मिला है 2014 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अब सर न्यूज़ में क्यों था ये भी बता दो बेटा। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल में 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है एक व्यक्ति को जिसका नाम है डेविड एटनबरो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। एक टॉपिक से जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको देता हुआ चल रहा हूं। एक बार और देखेंगे कि पहला 1986 में दिया गया, फिर 1987 में माइकल गॉर्बेचेव को, पहला इंसान जिसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला। 1991 में राजीव गांधी, पहले भारतीय जिनको पीस प्राइज मिला है। फिर 2014 में इसरो को ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसरो कब बना है ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, और 2019 में सर न्यूज़ में क्यों था, 2019 में डेविड एटनबरो को दिया गया, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में आपका था। आई होप यहां तक की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्लियर होगी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि सर इसरो जो है ये कब बना। बेटा इसरो बना है 15 अगस्त 1969 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, लिख लो। इसरो बना है 15 अगस्त 1969 को। इसरो ने पहली सैटेलाइट बनाई है आर्यभट्ट, आप लोगों ने सुना होगा, ये इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा। बेटा कॉपी पेन लेके बैठना, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि कॉपी पेन लेके बैठना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों में बांटो, अपने फैमिली में बांटो कि भाई जिसको इसकी जरूरत है उसको मिलना चाहिए ज्ञान। तो मैंने क्या बोला, इसरो ने पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च करी, आर्यभट्टा, जिसको हमने नहीं छोड़ा था स्पेस में, जिसको छोड़ा था रशिया ने। किसने छोड़ा था, रशिया ने, याद रखना रशिया ने। सर कब छोड़ा था, 1975, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कब छोड़ा था सर, रशिया ने छोड़ा था इसको 1975। मतलब सैटेलाइट हमारी है, सैटेलाइट इसरो ने बनाई, यानी सैटेलाइट इंडिया ने बनाई, लेकिन उसको स्पेस में किसने भेजा सर, उसको स्पेस में भेजा रशिया ने। उसको स्पेस में भेजा किसने सर, उसको स्पेस में भेजा रशिया ने। कब भेजा, 1975। डेट भी बताऊं, डेट भी बता दें, बताओ क्या चाहते हो, डेट भी बता दें, ये लो डेट भी सुन लो। आर्यभट्टा को भेजा 19 अप्रैल 1975। खुश, और बोलो। तो आपको एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए जब बात आती है इंडिया के डेवलपमेंट में। अरे भैया सैटेलाइट हमारी है लेकिन भेजा रशिया ने, उस टाइम हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे। बात समझ में? क्या आपको ये जो क्वेश्चन है, आपको जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे, चाहे वो मिशन शक्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो इंदिरा गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड हो, ये दोनों क्लियर है? बिल्कुल अच्छी बात है। अगर क्लियर है तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठे, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ज्ञान देने ही आया हूँ, वो मैं आपको दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग AICTE। पहली बात तो सर ये बवाल क्या है, AICTE क्या है, ये हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में कुछ। कोई बात नहीं ना, नहीं पता तो क्या दिक्कत है, हम बैठे तो हैं। यहाँ ध्यान दो, AICTE फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये लो, यहाँ से क्या दिक्कत है, क्लियर हो गया। फिर इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है सर, वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय का मतलब जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाए। किसके द्वारा बनाई जाए, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाए, पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाई जाए और पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाई जाए, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही बात, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला इट वाज अ प्री इंडिपेंडेंट बॉडी। अब सिंपल सी बात है, आपको अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट करना है या ये स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी बनी कब है। AICTE बेटा बनी थी 1945 में। अब मुझे बताओ 1945 में AICTE बनी है और तुम कब आज़ाद हुए हो, तुम आज़ाद हुए हो 15 अगस्त 1947 को। तो बताओ दिमाग लगाकर, अपने विवेक का यूज़ करो, क्या ये प्री इंडिपेंडेंट हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। बिल्कुल सही बात है सर, प्री इंडिपेंडेंट ही तो हुआ, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो वैसे तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ 1 और 2। नाउ कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, और क्या है सर, ध्यान से देखना। 1945 एक लैंडमार्क ईयर माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों माना जाता है सर, क्योंकि यहीं पर हमने UNO को ज्वाइन किया था। 1945 में हमने UNO को ज्वाइन किया था एट सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस।
सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। अभी हाल फिलहाल में जो एनडीए का पेपर हुआ है, आई रिपीट, अभी हाल फिलहाल में जो एनडीए का पेपर हुआ है वहां से ये क्वेश्चन बन रखा था कि बताओ इंडिया ने यूएनओ को ज्वाइन किया कौन सी कॉन्फ्रेंस में। 4 ऑप्शन दे दिए, बच्चे को पता ही नहीं, लोग 4 नंबर गए। याद रखना, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूएनओ को ज्वाइन किया है हमारे भारत ने। कब किया है? 1945 को किया है। इज दैट क्लियर टू ऑल? चल, तो ये क्वेश्चन यहां पे थर्ड क्वेश्चन भी हमने क्लियर करा। बेटा ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो आपको अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, पढ़ने का तरीका चेंज करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की वैल्यू मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ी सी इसकी वैल्यू करें और देखो तो, एटलीस्ट देखो तो कितने पानी में हो, पता तो चले रियलिटी। क्या दिक्कत है? अगर आप एक वीडियो पे 15 से 20 मिनट तक लगा भी रहे हो और फालतू में इधर उधर क्लिक नहीं कर रहे हो, काम की चीज देख रहे हो, तो तुम्हारा बेनिफिट है ना। बेटा याद रखना, यूट्यूब नो डाउट कंटेंट बहुत है, इतना कंटेंट है कि हमें पता ही नहीं हमें पढ़ना क्या। तो थोड़ा कहीं पर अगर किसी वीडियो को देखो तो थोड़ा सोच समझ के देखो, क्या मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। क्यों, क्या होता है? क्योंकि हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगे रहते हैं और 1.5, 2, 3, 4 घंटे खत्म, पता भी नहीं चलता। इस चीज से थोड़ा सतर्क रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्ल सुरही recently seen in news, what is its refers to? कार्ल सुरूही, सर क्या है ये न्यूज में देखा गया, करंट का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। सर कार्ल सुरूही तो पहली बात तो एक जर्मन वॉरशिप है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ सर क्या है, मैं आपको बताता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। पहले बात तो इसकी फोटो देख लो, कितना बड़ा शिप है, 174 मीटर्स का ये शिप है, इतना लंबा शिप है। अच्छा, मैंने आपको बोला है जर्मन वॉरशिप है, बिल्कुल सही बात है, जर्मन वॉरशिप है। और इसकी इंफॉर्मेशन सुनो, सही इंफॉर्मेशन क्या है? 1929 में ये जर्मन नेवी में, किसमें? जर्मन नेवी में कमीशन किया गया था। सर जर्मन नेवी में कमीशन किया गया था, काम क्या था सर इसका? बेटा काम था एज अ ट्रेनिंग वेसल। क्या बोला मैंने? काम था एज अ ट्रेनिंग वेसल, ट्रेनिंग वेसल। अब हुआ क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। क्या आप सभी बच्चों को पता है कि विश्व युद्ध 2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ है? 1939 से लेकर 1945 तक। क्या उसमें जर्मनी भी इंक्लूड था? बिल्कुल सही बात, जर्मनी इंक्लूड था, जर्मनी ब्रिटेन के अगेंस्ट खड़ा था। ध्यान सुनो, क्या इसी बीच में 1940 भी आएगा? बताओ मुझे, क्या इसी बीच में 1940 भी आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, आएगा। तो 1940 में इस वॉरशिप का यूज किया गया था, इस वॉरशिप का यूज किया गया था जिसका नाम था कार्ल सुरूही। याद रखिएगा, इसके बहुत बड़ी कहानी है इसकी, मैं आपको ज़्यादा डीप तो अभी नहीं लेके जाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूं। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बने। क्वेश्चन पहले ये बन गया कि आपको ये पता चल गया कि वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ है। 1939 से लेकर हुआ है 1945 तक, जिसमें जर्मनी ब्रिटेन के अगेंस्ट खड़ा था, जिसमें जर्मनी किसके अगेंस्ट खड़ा था? ब्रिटेन के अगेंस्ट खड़ा था। और 1940 में ईस्ट ट्रेनिंग वेसल जिसका नाम था कार्ल सुरूही, इसको यूज किया गया एज अ वॉरशिप। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने? ट्रेनिंग वेसल को यूज किया गया एज अ वॉरशिप। बहुत ज़्यादा एडवांस शिप था, बहुत ज़्यादा इसमें गाइडेड मिसाइल थी और बंदूक वगैरह लगी हुई थी, जैसे आप देखते हैं वॉरशिप जो होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया। और ये 4 क्वेश्चन अभी तक जितने भी हमने करे, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी और वो आपको मिली भी हो। तो चले आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग PSU कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार लो जितने मार सकते हो, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो कौन कौन सी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है? पहला क्या है? ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, गेल। अब देखो, अगर तुम्हें इस पांचों में से अगर एक भी नहीं पता ना, तुम इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे। इसलिए कहते हैं कि जब पढ़ो तो बहुत आराम से पढ़ो, हर एक चीज को देख देख के पढ़ो कि अच्छा ये काम का है, इसको पढ़ना है, ये काम का नहीं है, इसको नहीं पढ़ना, ऐसे। तो पहली बात अगर मैं बात करूं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सी आती है, तो बेटा पांचों ही आती है। आंसर हो जाएगा डी, ये पांचों ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आती है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि ये बॉडी कौन कौन सी बनी है, कब, क्यों। क्योंकि अगर मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि भैया ये 5 ऑर्गेनाइजेशन दे दी और बोला अरेंज करो जरा क्रोनोलॉजिकली, अरेंज करो जरा ऊपर से नीचे, अरेंज करो जरा पहले कौन बनी और बाद में कौन बनी, क्या करोगे? अगर आपको इनके फॉर्मेशन के ईयर ही नहीं पता होंगे तो आप अरेंज कैसे करोगे? फिर क्वेश्चन गलत कर दिया। मैं बोल रहा हूं भैया, मैं आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकाल के दूंगा, लेकिन तैयार से बैठे तो रहो। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ONGC की, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ONGC की, ONGC बना है बेटा 14 अगस्त, ONGC बना है बेटा 14 अगस्त 1956 को। ईयर मार्क करो, ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
14 अगस्त 1956 को। फिर नेक्स्ट कौन है? अगर मैं बात करता हूँ IOCL की, अगर मैं बात करता हूँ IOCL की, अगर मैं बात करता हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो बेटा ये बना है 1959 को, ये लिखो। फिर नेक्स्ट क्या है सर? अगर मैं बात करता हूँ BPCL की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो बेटा ये बहुत पुरानी यानी ब्रिटिश एरा के टाइम से थी, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया इसको 1976 में, इसको नेशनलाइज किया गया 1976 में। इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद से रखिएगा। IOCL हो गया, BPCL हो गया, ONGC हो गया, IOCL हो गया, BPCL हो गया, ONGC हो गया। HPCL कब बना है सर? ये भी बता दो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब बना है सर? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना है 1974 में। आपको फॉर्मेशन के ईयर पता होने चाहिए, तभी तो आप इनको अरेंज कर पाओगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। HPCL भी हो गया। अब सर गेल कब बना है? गेल भी बता दे तो मजा आ जाए। बेटा गेल कब बना है? गेल बना है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल बना है 1984 में। अब जरा अरेंज करो, अरेंज कैसे करेंगे सर? यहाँ देखो, हम करते हैं अरेंज। क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो मैंने क्या बताया कि ONGC कब बना? 1956 में बना, बिल्कुल सही बात। IOCL कब बना? 1959 में बना, बिल्कुल सही बात। BPCL कब बना है? BPCL वैसे तो ब्रिटिश एरा में बना है, लेकिन 1976 में इसको नेशनलाइज किया गया, बहुत अच्छे। HPCL कब बना है सर? HPCL बना है 1974 में। और गेल कब बना है सर? गेल बना है आपका 1984 में। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको अरेंज करने की कोशिश करो, तो कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले कौन सा आएगा? कलर चेंज करते हैं जरा। सबसे पहले आएगा ONGC, आएगा नहीं आएगा बताओ? फिर आएगा IOCL, बिल्कुल सही बात है। फिर आएगा आपका HPCL, फिर आएगा BPCL। क्यों? BPCL को नेशनलाइज कब किया गया? यानी अंग्रेजों की बनी हुई थी बॉडी, उसको हमने सरकारी कब बनाई, यानी नेशनलाइज कब किया? 1976 में। और लास्ट में कौन आएगा? गेल आएगा। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि जो कहानी है वो कैसे चल रही है और कहाँ से आपको कैसे क्वेश्चन टाइप के बन सकते हैं। तो आई होप आज आपने जितने भी 5 क्वेश्चन करे हैं, इन 5 के मैं मानता हूं कि इन 5 के आपने एटलीस्ट मिनिमम 10 क्वेश्चन तो निकाल ही लिए होंगे। क्यों? क्योंकि मत भूलना, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन करंट से ही बने। करंट से या करंट का बेस बनाकर क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल भी पूछा जा सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर बाय ऑल द एस्पेक्ट्स। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, हर एक तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। तो आई होप गाइस, आपको जितना भी सेशन हमने लिया है, जो भी क्लासेस आज मैंने ली है, आज ये मेरी दूसरी क्लास है, आज आपको इसको पढ़ के मजा आया हो, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हो, उसके साथ कुछ करंट के क्वेश्चंस अब भी मैंने आपको सॉल्व कराया। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो। और आई रिपीट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को आप सबका प्यार की ज़रूरत है, राइट। मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूं कि मैं डेली बेसिस पे इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, आपको एमसी की प्रैक्टिस कराता रहूंगा, करंट की प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस कराऊंगा, पॉलिटी की प्रैक्टिस कराऊंगा। हर एक सब्जेक्ट की हम प्रैक्टिस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।